आइए बच्चों, जो हम आज बात कर रहे हैं दिस इज रिगार्डिंग वेंट ऑफ सेक्स एंड एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। बच्चे देखिए, हमारे पास सबसे जो पहली जरूरत आई एक इस कॉन्सेप्ट को समझना कि आखिर में जरूरत ही क्या हुई, क्यों हमें यहां पर वेंट ऑफ फैक्टर को यूज करना पड़ रहा है। बेटा जी, क्या चीज हो रही है यहां कि हमने अभी तक जितने भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़े, हमने कुल मिला के 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़े। उन 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हमने जो भी न्यूमेरिकल्स करे, हमने जो कुछ भी पढ़ा, हर वहां पर हर क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि जो हमारे पास सॉल्यूट है दैट इज ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट। हमने बात करी इथाइलिन ग्लाइकॉल, बात करी हमने यूरिया, बात करी हमने ग्लूकोज। ये सारे के सारे कैसे हैं? दे आर ऑल नॉन इलेक्ट्रोलाइट। बात ऐसा भी है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट का सेंस हुआ कि जब हम उसे वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं तो वो फर्दर अपने आयंस में ब्रेक नहीं कर रहे। मगर ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास सॉल्यूट यही हो, सिर्फ नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो। सॉल्यूट अगर मैं आयनिक लेता हूं तो वो ऑफकोर्स इलेक्ट्रोलाइटिक होंगे, जैसे NaCl, जैसे KCl, और बहुत सारे आ जाएंगे हमारे पास जहां हम उन्हें क्या कह रहे हैं, that these solutes are electrolytic in nature। अब हम वापस जाते हैं कहां कि भाई आखिर हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिफाइन कैसे किया। हमने क्या कहा बच्चे? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। हम क्या जानते हैं कि अगर मैंने कोई इलेक्ट्रोलाइट को वाटर में डिसॉल्व किया हुआ है तो ये इलेक्ट्रोलाइट अपने आयंस में टूटेगा। यस, बिल्कुल टूटेगा। या फिर क्या होना चाहिए कि ये डिसोसिएट हो या फिर एसोसिएट हो। ऐसा जरूर हो रहा होगा वहां, और अगर ऐसा होगा तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स वो इंक्रीज कर रहे होंगे। ऐसे केस में हम जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को कैलकुलेट करना चाहते हैं उसकी वैल्यू गलत आ रही होगी, उसकी वैल्यू सही नहीं आ रही होगी। अब इसको सही करने के लिए हमने करेक्शन फैक्टर यूज किया एंड दैट करेक्शन फैक्टर इज वेंट ऑफ फैक्टर, और इस वेंट ऑफ फैक्टर को हम I से शो करते हैं। अब आप अगर इस I को या इस वेंट ऑफ फैक्टर को हम आपकी डिफाइन कैसे करते हैं? बेटे जी, जो हम यहाँ पे डेफिनेशन दे रहे हैं, दैट वेंट ऑफ फैक्टर इज द रेशियो ऑफ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टू द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, हमें यहां से सीधी सी एक चीज मिल रही है, हमें सीधा एक फॉर्मूला मिला। व्हाट इज दैट? दैट इज I इज इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय नॉर्मल और कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। हम जितने भी हमने यहाँ पे अभी तक फॉर्मूले पढ़े हैं, उन सारे फॉर्मूले में हमने क्या देखा? दैट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज एक्चुअली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास, और यहीं से एक दूसरा फॉर्मूला हमें मिल गया। एंड व्हाट इज दैट? दैट इज I is equal to MC by MO. MC stands for calculated molecular mass and this MO stands for observed molecular mass. अब समझो बच्चे, अब हमारे पास नेक्स्ट चीज क्या आ गई? हम इस बात को समझ गए कि हाँ, हमने वेंट ऑफ फैक्टर किसे कहा है, क्यों आखिर हमें जरूरत पड़ी वेंट ऑफ फैक्टर की। अब हम बात कर रहे हैं आखिर हम वेंट ऑफ फैक्टर के न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व कैसे करें। ठीक है, अब इसे समझो बेटे जी, आपको क्या काम करना है? जितने भी फॉर्मूले हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में अब तक पढ़े हैं, लाइक से पाई बी इज इक्वल टू NRT। ठीक है, हमने क्या किया बच्चे? हमने इस I को राइट हैंड साइड पर मल्टीप्लिकेशन साइन के साथ यहां लिखा हुआ है। मतलब आपने जितने भी फॉर्मूले अब तक पढ़े हैं रिलेटेड टू कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इन फॉर्मूले में राइट हैंड साइड पर आप I को लिख रहे होंगे विद मल्टीप्लिकेशन साइन। क्लियर?
आप सुनो, अब ऐसे केस में क्या होगा कि हम यहां पर इस i की वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे होंगे। अब जब हमने i की वैल्यू को कैलकुलेट कर दिया तो हमारे पास दो पॉसिबल कंडीशंस आ रही होंगी, एक जहां पर i is actually greater than 1 और एक दूसरा where we are finding i is actually lesser than 1। एक वो सिचुएशन जहां i is greater than 1 that represent dissociation, और एक वो सिचुएशन जहां पर i is lesser than 1 that represent association। हम आगे क्या पढ़ रहे हैं बच्चे? आगे हमारे पास कुछ और फॉर्मूले आ गए। यहां हमने यूज किया अल्फा, आखिरी साथ अल्फा क्या है? अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा क्या है बच्चे? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इनकेस अगर हम बात कर रहे हैं डिसोसिएशन की, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इनकेस हम बात कर रहे हैं एसोसिएशन की, दैट इट इज डिग्री ऑफ एसोसिएशन। जरा देखो बेटा, अल्फा इज व्हाट? अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन। फॉर्मूला हमें क्या मिल रहा है एसोसिएशन के केस में? दिस इज अल्फा इज इक्वल टू i minus 1 upon n minus 1। अब हमारे सामने फिर एक चीज आ गई, सर आखिर ये n क्या है? n क्या है बच्चे? n is equal to number of ions produced, number of ions produced by electrolyte। ठीक है, सपोज अगर हम यहां यूज कर रहे हैं NaCl, देन नंबर ऑफ आयंस कितने दे जाएंगे? 2। दस जो n की वैल्यू आ गई दैट इट शुड बी 2। तो हम फॉर्मूले यहां यूज कर रहे हैं, अल्फा इज इक्वल टू i माइनस 1 अपॉन n माइनस 1, और अदरवाइज कैसे हम इसे लिख सकते हैं? अल्फा इज इक्वल टू mc माइनस mo अपॉन mo n माइनस 1। अब देखो बेटा, अगर ऐसा होता है कि i की वैल्यू हमारे पास इफ इट इज कमिंग आउट लेसर देन 1, देन that represent association। इस केस में फॉर्मूले क्या होंगे हमारे पास? अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस i n अपॉन n माइनस 1, और अल्फा इज इक्वल टू mo माइनस mc अपॉन mo n अपॉन n माइनस 1। बोर्ड का एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, उसने क्या कहा आपको, जो लैंग्वेज होगी क्वेश्चन की बोर्ड की, दैट इज assume 100% dissociation, write the degree of dissociation, या कहो write Ventov factor for KCl। ठीक है, अब सुनो, जहां कहीं पर भी वो आपको ये कहता है कि 100% डिसोसिएशन है, तो जो Ventov factor की वैल्यू होगी दैट इज इक्वल टू n। लाइक अगर मैं बात करूं KCl, हमने लिखा वहां क्या? 100% डिसोसिएशन को मानो और बताओ KCl के लिए I कितनी है? n के बराबर होगी। n कौन है? नंबर ऑफ आयंस। KCl कितने नंबर ऑफ आयन देगा? 2। 10। ऐसे केस में हमारे पास जो वैल्यू आ गई Ventov फैक्टर की दैट इज 2। अगर हम ऐसा कहें, सपोज से CaCl2, assume 100% dissociation and predict the value of Ventov factor for CaCl2। ऐसे केस में क्या है? CaCl2 नंबर ऑफ आयंस कितने प्रोड्यूस करेगा? 3। कैसे? Ca2 पॉजिटिव 1 आयन, अनदर 2 आयन आपको देगा Cl नेगेटिव। दस इन टोटल हाउ मेनी नंबर ऑफ आयंस आर देयर? 2। आपके पास 2 प्लस 1 दैट इज 3।